नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास तक हमने जो रतनपुर की कलचुरी शाखा थी उसके बारे में पढ़ लिया था, कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कर लिए थे। अब हम आगे जो कलचुरियों की दूसरी शाखा थी जिसे लहुरी शाखा के नाम से भी जाना जाता था, रायपुर के कलचुरी है ना, जिसे लहुरी शाखा के नाम से भी जाना जाता था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लहुरी का अर्थ ही होता है छोटा, लहुरी का अर्थ होता है छोटा, ठीक है, छोटा। तो ये छोटी शाखा थी, मुख्य शाखा रतनपुर वाली थी, ठीक है, इसलिए इसे लहुरी शाखा कहा जाता था। तो आपको कभी कलचुरियों की लहुरी शाखा के बारे में पूछा जाए तो आपको रायपुर को लेना है, ठीक। अब देखते हैं हम 14वीं सदी के अंत में वीर सिंह देव के शासनकाल के दौरान रतनपुर की कलचुरी शाखा का 2 भागों में विभाजन हो गया था, जिसकी जानकारी ब्रह्मदेव के रायपुर व खल्लारी शिलालेख से प्राप्त होती है। तो जब हमने प्रताप मल्ल के बाद 200 वर्ष का अंधकार युग देखा था, 200 वर्ष का अंधकार युग देखा था, जिसमें रेवाराम ठाकुर प्यारेलाल के अनुसार या रेवाराम के अनुसार जो था शासकों का क्रम हमने देखा था कि कितने सारे शासक थे। उसमें जो शासक प्रताप मल्ल के बाद आते हैं वो आपका तो इन शासकों के क्रम में जब हमने देखा था तो एक शासक आते हैं वीर सिंह देव। इस वीर सिंह देव के समय ही माना जाता है कि जो कलचुरी वंश थी उसकी 2 शाखा हो गई थी, कलचुरी वंश 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, ठीक। ये 2 शाखा कौन कौन सी थी? तो एक रतनपुर और एक रायपुर। तो रतनपुर हमने कवर कर लिया है, अब हम रायपुर को भी देखेंगे। तो ये याद रखना है कब इसका विभाजन होता है, कौन से शासक के समय, तो आपको याद रखना है वीर सिंह देव के समय। ये अंधकार युग के शासक है ना, जिसका जानकारी बाबू रेवाराम के द्वारा मिलती है। जैसे हमने याद किया था कि धर्म जय सिंह याद किया था, फिर धर्म जय होती है धर्म की जगत में ऐसे करके, फिर वीर सिंह देव, फिर उसके बाद साय वाले आए थे। तो उन सभी शासकों के बारे में देखा था, एक बार आप उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसी में वीर सिंह देव के समय ये 2 भाग में विभाजित हो गए, इसको देख लिया था। अब ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये जानकारी जो ब्रह्मदेव जो इस रायपुर के कलचुरी वंश के शासक थे उनकी खल्लारी शिलालेख से प्राप्त होती। कहाँ से? तो खल्लारी शिलालेख से। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है पॉइंट कि जो विभाजन है उसके बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो खल्लारी शिलालेख से। और खल्लारी शिलालेख किसका? तो ब्रह्मदेव का, ठीक है। और किसके समय में विभाजन? तो वीर सिंह देव के समय में विभाजन। तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखते हैं 14वीं सदी के अंत में रतनपुर के राजा के एक रिश्तेदार लक्ष्मणदेव को प्रतिनिधि के रूप में स्वरूप खल्लवाटिका भेजा गया और लक्ष्मीदेव वहीं का होकर रह गया। लक्ष्मीदेव के पुत्र हुए सिंघन देव, इन्होंने अपने शत्रुओं से शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित 18 गढ़ों को जीत लिया। कालांतर में उसे रतनपुर की प्रभु सत्ता मानने से इनकार कर दिया और स्वतंत्र सत्ता की स्थापित कर ली। सिंघन देव के बाद उसका पुत्र रामचंद्र देव शासक बना था। ये किसके अनुसार है? तो रायपुर गजेटियर के अनुसार। रायपुर गजेटियर एक पत्रिका थी, उसके अनुसार है। तो जिस प्रकार से हमने कलचुरियों का देखा था कि जो कलचुरी मुख्य रूप से त्रिपुरी से जिनका उत्कर्ष हुआ था वो यहाँ छत्तीसगढ़ एरिया में आकर साम्राज्य स्थापित करते हैं, जिसके संस्थापक रहते हैं कलिंग राज। फिर उसके आगे हमने देखा था कि जाजल्य देव प्रथम के समय जो यशकर्ण है उन्होंने बोलते हैं कि हमारी अधिकता स्वीकार करो, क्योंकि त्रिपुरी के जो कलचुरी हैं वो मुख्य थे। तो वो चाहते थे कि जो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश है वो उनकी अधीनता स्वीकार कर, बट ऐसा होता नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भी है कि जो लक्ष्मीदेव है उसे तो भेजा जाता है, रतनपुर के राजा का एक रिश्तेदार रहता है लक्ष्मीदेव, उसे खल्लवाटिका भेजा जाता है, जो कि खल्लारी क्षेत्र है आज का, कि उधर जाके आप शांति बनाए रखें, शांति व्यवस्था बनाए, वहाँ आप उस क्षेत्र को आप प्रतिनिधि करे करके। बट ये लक्ष्मीदेव क्या करते हैं, वहाँ जाकर बस जाते हैं और अपना शासन चलाने लगते हैं। बट इसका जो पुत्र आता है सिंघन देव, वो क्या करता है कि इस पार जो शिवनाथ नदी के इस पार, रतनपुर शिवनाथ नदी के उस पार है और जो खल्लारी क्षेत्र है इस पार है, तो इस पार के जितने भी उसके शत्रु रहते हैं उनको हराता है
और अपने इस पर के 18 गढ़ों में शासन स्थापित कर लेता है और फिर जो इसकी मुख्य शाखा थी रतनपुर की, उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में रायपुर के कलचुरियों का सत्ता स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब देखते हैं इसके बाद में जगन्नाथ सिंह देव, जगन्नाथ सिंह के नाम से रतनपुर के एक शासक थे, जिसके 2 पुत्र हुए, एक वीर सिंह, देव सिंह, जैसे मैंने अभी बताया था, जय सिंह, फिर जय होते ही किसकी, धर्म की, कहाँ तो जगत में करके धर्म से याद किए थे, धर्म सिंह, और जगत से जगन्नाथ सिंह, और फिर सभी वीर हैं करके तो वीर सिंह। तो वीर सिंह और देव सिंह इसके 2 पुत्र हुए जगन्नाथ सिंह के, जो कि रायपुर के रतनपुर के शासक थे। ये अंधकार युग के समय के शासक हैं, जो 200 वर्ष का अंधकार युग चलता है उस समय के शासक हैं। अगर आपको डाउट आ रहा होगा कि सर हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो ये अंधकार युग के शासक हैं, इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो 2 शासक हुए, एक वीर सिंह और एक देव सिंह, इनके 2 पुत्र। तो वीर सिंह को रतनपुर क्षेत्र में शासन दिया जाता है और देव सिंह को शिवनाथ नदी के दक्षिण भाग में। ठीक, अब इसी देव सिंह के आगे एक लक्ष्मी देव आता है। लक्ष्मी देव फिर इधर आकर बस जाता है, अभी मैंने बताया आपको। फिर इसका पुत्र रहता है सिंघन देव, ये इधर आकर और अपना जो साम्राज्य विस्तार कर लेता है, अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेता है और रतनपुर के कलचुरियों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है। ठीक, फिर इसका पुत्र आएगा रामचंद्र देव, फिर इसका पुत्र आएगा ब्रह्मदेव। तो इसी प्रकार आगे शासकों का क्रम रहेगा, मुख्य यही सब है। ठीक, आगे हम देखेंगे और भी बहुत सारे शासक हैं, उनका नाम याद रखेंगे। फिर मुख्य शाखा रतनपुर में राज्य कर रही तथा दूसरी शाखा रायपुर क्षेत्र में स्थापित हो गई, ये हमने बताया। रायपुर शाखा के शासकों को महाराज कुमार राजा की उपाधि से संबोधित किया जाता था। क्या? महाराज कुमार राजा की उपाधि से संबोधित किया जाता था, महाराज कुमार राजा की उपाधि से। ठीक है, फिर हैहवंशी शासकों की, हैहवंशी मतलब कलचुरी ही, इन शासकों की वंशावली का उल्लेख शिवरी नारायण के मंदिर के शिलालेख से उल्लेखित है। शिवरी नारायण के मंदिर के शिलालेख से इनके बारे में प्राप्त होती है जानकारी कि इनकी वंशावली कैसे आगे बढ़ी। फिर इस वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत रायपुर एवं खल्लारी के शिलालेख हैं, जिनका निर्माण ब्रह्मदेव के द्वारा कराया गया था। तो इससे पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको बताया कि ब्रह्मदेव की राजधानी रायपुर थी, ठीक है, तो रायपुर और खल्लारी क्षेत्र से इनके शिलालेख प्राप्त होते हैं। ठीक, और उनके वंशावली की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि शुरू में ही मैंने बताया कि वीर सिंह के देव के समय ही 2 भाग में बटा, ये भी इसी ब्रह्मदेव के जो रायपुर शिलालेख है व खल्लारी शिलालेख है वहीं से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब विभिन्न कालखंडों में रायपुर का नामकरण अलग अलग रहा है, इसे भी हमको देखते चलना है। तो जो सतयुग है, जैसे कि रतनपुर को विभिन्न कालखंडों में अलग अलग नाम से जाना गया। सतयुग में मणिपुर, फिर माणिकपुर, फिर वापस से माणिकपुर आया, उसलिए उसको सभी 4 युगों में उसका वर्णन होने के कारण चतुर्योगीपुरी भी कहा जाता था। जो मुगल काल है उस समय रत्नपुर के नाम से जाना जाता था। फिर कुबेरपुर भी उसका नाम देखने को मिलता है, ये सब हमने पढ़ा था। उसी प्रकार जो रायपुर का नामकरण है अलग अलग युगों में अलग अलग कालखंडों में अलग अलग था। जैसे सतयुग में इसे कनकपुर बोला जाता था, सतयुग में क्या, कनकपुर। फिर त्रेता युग में हाटकपुर, फिर द्वापर में कंचनपुर बोला जाता था, द्वापर युग में कंचनपुर। तो कनक और कंचन आप रिलेट कर पाएंगे सतयुग और द्वापर से। सतयुग में कनक भी सोना का रूप है, द्वापर युग में कंचन, ये भी सोना है। ठीक है, फिर त्रेता युग में हाटकपुर है, ठीक, हाटकपुर। फिर कलचुरी काल में इसे रायपुर बोला गया। तो ये 4 नाम आपको याद रखना, क्या, सतयुग में कनकपुर, त्रेता में हाटकपुर, द्वापर में कंचनपुर, कलचुरी काल में रायपुर। ये नॉर्मल है तो मैं इसको रिलेट नहीं करा रहा हूँ, आप नॉर्मल याद कर लीजिएगा। अब इसके आगे हम देखेंगे कलचुरी जो रायपुर है, रायपुर की कलचुरी शासक है, उसका क्रम क्या है। तो उसका क्रम हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा केशव देव, फिर लक्ष्मी देव, फिर सिंघन, फिर रामचंद्र ब्रह्म, केशव, भुवनेश्वर, मानसिंह, संतोष सिंह, सूरज सिंह, सैन सिंह, चामुंडा, वंश सिंह, धन सिंह, जैत सिंह, फतेह सिंह, याद सिंह, सोमदत्त, बलदेव सिंह, उमेद सिंह देव, बनवीर सिंह, अमर सिंह देव। सर इतने सारे हैं, ऐसी पढ़ने से तो नॉर्मल याद नहीं होगा। बिल्कुल आपको नॉर्मल तो याद करना मुश्किल, अगर आप याद कर ले रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मल बिना ट्रिक के इतना सारा नाम याद करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ कि क्या सभी शासक इंपॉर्टेंट है? नहीं, सभी शासक इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आगे देखेंगे जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको शासकों का क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि पीएससी इनके शासकों के क्रम के आधार पर पूछ देता है कि कौन से शासक इस कलचुरी शाखा से रिलेटेड थे, इनका जो शासन वर्ष क्या था, इस बारे में पूछ देता है। तो आपको पढ़ते हुए चलना है इसे, ठीक है। तो मैं इसके लिए ट्रिक बनाया हूँ शासकों का क्रम। आप जो वर्ष है इसको एक बार पॉज लेकर देखते जाइएगा और वर्षों को एक वही
जो दशकों का जो अंतर रहेगा, जैसे 40 वर्ष, फिर 40, फिर 40, 40, 20, फिर 20, ऐसे करके 40, 40, 20, 20, फिर आगे जो भी अंतर डिफरेंस आएंगे सभी शासकों में, उन शासकों का आपको याद करते चलना है कि क्रम के अनुसार कितने कितने वर्षों तक शासन किए हैं, जिसके आधार पर आप आसानी से किसी भी शासक का निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको शासकों के नाम का ट्रिक बता रहा हूँ। आपका काम यह है कि आप जो भी जितने वर्षों तक शासन किए हैं उसका एक नंबरों का कोडिंग कर लें। ठीक है, तो शासकों का मैं बताता हूँ। तो शुरू के जो 5 शासक हैं, जो शुरू के 5 शासक हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, इनके लिए मैंने एक बताया, फिर आगे का बताता हूँ। ठीक है, तो शुरू के 5 शासक को आप रिलेट करना कि केशव, लक्ष्मी संग, राम ब्रह्म। ठीक है, केशव लक्ष्मी, तो केशव जो विष्णु भगवान है उसी के रूप कृष्ण जी को बोला जाता है केशव, माता लक्ष्मी पति पत्नी थे। तो केशव लक्ष्मी संग, सिंह को क्या कर लेना, शंख कर लेना। ठीक है, केशव लक्ष्मी संग राम ब्रह्म। ठीक है, रामचंद्र ब्रह्म है, तो केशव लक्ष्मी संग राम ब्रह्म। इस तरीके से 5 शासक याद करेंगे हम। केशव से केशव देव, लक्ष्मी से लक्ष्मी देव, संग से सिंघन देव, राम से रामचंद्र देव और ब्रह्म से ब्रह्मदेव। तो ये था 5 शासक और यही 5 बहुत ही ज़्यादा प्रमुख हैं। ठीक है, फिर अंत के 2 प्रमुख हैं, तो ये आपको देखना है। ठीक, फिर इसके आगे जो केशव संग ब्रह्म राम ब्रह्म हमने कर लिया। अब उसके आगे जो शासक है उसका मैं बताता हूँ आपको। तो इसमें छत्तीसगढ़ी भी मिक्स होगा थोड़ा सा और हिंदी भी मिक्स होगा ना इस ट्रिक में, तो आप मेरे वर्डों पर ध्यान दीजिएगा। तो केशव में केस आ रहा है, केस, भुवनेश्वर में भुवनेश आ रहा है, मानसिंह में मान आ रहा है, फिर संतोष का संतोष लेंगे, फिर सूरत लेंगे, फिर सैन का से लेंगे। ठीक है, तो केस भुवनेश, तो मन संतोष हो गई कि सूरत से। ठीक है, अब क्या किसी का एक कैरेक्टर ले लेना आप कि उसके केस को भून दे रहे हैं। भून देना मतलब छत्तीसगढ़ी में भूनना होता है, इससे हिंदी में जलाना बोलते हैं ना। तो केस भुवनेश तब मन में संतोष इसकी सूरत से संतोष है। ठीक, केस भुवनेश मन संतोष है सूरत से। ठीक है, क्या बोला, केस भुवनेश मन संतोष आ गया सूरत से। ठीक है, मन में संतोष आ गया सूरत से, केस भुवनेश तब मन में संतोष आ गए सूरत से। ठीक, ऐसे याद रखना। ठीक, केस भुवनेश तब मन में संतोष आ गए सूरत से। ठीक है, तो केस से केशव देव, भुवनेश से भुवनेश्वर देव, मन से मन सिंह देव, संतोष से संतोष सिंह देव, आगे को छोड़ देना, फिर सूरत से सूरत सिंह देव और सेन सिंह देव। ठीक है, तो केस भुवनेश मन संतोष से सूरत सेन। ठीक है, केस भुवनेश तब मन में संतोष आ गए सूरत से। ठीक, इस तरीके से ये 6 शासक फिर हो गए हैं आपके। फिर इसके आगे के जो शासक हैं उसको देखते हैं हम। चामुंडा सिंह देव, फिर वंशी सिंह देव, धन सिंह देव, जय सिंह देव, फतेह सिंह देव, याद सिंह देव, सोमदत्त, बलदेव सिंह देव, उमेद, बनबीर और अमर। तो इन सभी को मैंने एक साथ जमाया है। कैसे, तो चामुंडा का वध कर दिए, तो चामुंडा वध के जीत फतेह के याद में। ठीक है, चामुंडा का चामुंडा सिंह, वध से वंशी सिंह और धन से धन सिंह। ठीक है, कि जीत फतेह के याद में, जीत से जैत सिंह देव, फतेह के फतेह सिंह देव और याद से याद सिंह देव। याद में सब उम्मीद बने वीर अमर, सब से स से सोमदत्त, ब से बलदेव सिंह, उम्मीद से उमेद, बने वीर से बनवीर और अमर से अमर सिंह देव। तो क्या बोला है, चामुंडा वध के जीत फतेह याद में सब उम्मीद बने वीर अमर। ठीक, तो इस तरीके से इन अंतिम शासकों को याद रखना है। तो कैसा, पहला क्या बताया, पहले 5 केशव लक्ष्मी संग राम ब्रह्म। फिर उसके बाद के 6 शासकों क्या बताया, केश भुवनेश ता मन संतोष सूरत से। ठीक है, ता मन संतोष सूरत से। फिर आगे के शासकों का मैंने कैसे बताया, चामुंडा वध के जीत फतेह याद में सब उम्मीद बने वीर अमर। ठीक, इस तरीके से आपको सभी शासकों का याद रख लेना है। ठीक, मान रहा हूँ कि थोड़ा सा अटपटा होगा ट्रिक, लेकिन यही ट्रिक अच्छे से जम रहा था तो मैंने आपको याद करा दिया। अगर कोई और अच्छा पॉसिबल ट्रिक बन पाएगा भविष्य में तो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगा। ठीक, उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना होगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियोस के लिए, जो कि आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। ठीक,
तो अब इन शासकों का जब हमने क्रम याद कर लिया तो इनके बारे में अब कुछ पॉइंट्स याद करने हैं। अब प्रमुख शासक मैंने बताया था कि सभी याद नहीं है, कुछ कुछ हैं, तो इन कुछ कुछ शासकों के बारे में हम पढ़ते चलते हैं। कुछ कुछ शासकों के बारे में हम पढ़ते चलते हैं। अभी कुछ कुछ शासक कौन कौन है ये देखेंगे। फिर इस वीडियो में इतना रखते हैं, काम करते हैं, अगले वीडियो से मैं सभी शासकों को कवर करते चलूँगा, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।